हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था गैसेस जितने भी जो है वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस थे उनके बारे में हम लोगों ने बात किया था। लॉ ऑफ मॉस कंजर्वेशन से लेकर के गैल्फॉक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम तक की बातें हम लोगों ने कर ली थी। आज हम लोगों को इस लेक्चर में पढ़ना है डाल्टन्स एटॉमिक लॉ या डाल्टन्स लॉ। डाल्टन का क्या नियम था एटम को लेकर के? डाल्टन ने जो लॉ दिया था या जिसको हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थियरी भी कहते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी क्या थी? एक सिंगल लाइन में हम लोग इसको समझ सकते हैं। डाल्टन ने एटम के बारे में क्या कहा था? डाल्टन ने कहा था कि एटम वह सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है और इसको हम लोग फर्दर डिवाइडेड नहीं कर सकते। यानी अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम is the smallest particle of matter, smallest particle of matter which cannot further divided but can take part in chemical reactions। डाल्टन ने क्या बताया? डाल्टन ने बताया कि एक एटम जो होता है वो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो और ज्यादा डिवाइडेड नहीं किया जा सकता है लेकिन वो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है। डाल्टन ने अपनी इस थ्योरी को कई सारे पोस्टुलेट्स में दिया था, एक एक स्टेप को उन्होंने अलग अलग करके बताया। तो इसलिए डाल्टन की जो थ्योरी होती है वो हम लोग भिन्न भिन्न पोस्टुलेट्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पोस्टुलेट क्या था? पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के जो मेन पोस्टुलेट्स थे वो क्या क्या चीजें थी, क्या क्या चीजों को डाल्टन ने स्टेप टू स्टेप बताया। तो सबसे पहली चीज जो बताई कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर जो होता है वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। तो जितने भी प्रकार के मैटर पाए जाते हैं उन सभी मैटर्स की जो अल्टीमेट पार्टिकल्स होते हैं वही एटम्स कहलाते हैं। यानी हर एक मैटर जो है वो एटम से मिलकर के बना होता है। दूसरी चीज इन्होंने क्या बताई कि एटम्स ऑफ सेम सबस्टेंस, atoms of same substance are identical in all respects। एक ही पदार्थ के जितने भी एटम्स होंगे वो सभी एक जैसे होते हैं, उनमें कोई भिन्नता नहीं पाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स दे possess same size, shape, they possess same size, shape, mass and chemical properties। ये सारी चीजें समान होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टी। तीसरी चीज इन्होंने क्या बताई कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, भिन्न भिन्न एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं। आर
in size, shape, mass and chemical property. केमिकल प्रॉपर्टी यानी भिन्न भिन्न एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे वो अपने साइज में, शेप में, अपने मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं। अगला पास्टुलेट्स क्या था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट में कंबाइन विथ each other in a fixed, simple whole number ratio to form compound। क्या बताया इन्होंने कि भिन्न भिन्न एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो आपस में कंबाइन हो सकते हैं। कैसे कंबाइन हो सकते हैं? फिक्स रेशियो में कंबाइन हो सकते हैं या फिर सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन हो सकते हैं और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो एटम्स जो है इतने सारे पास्टुलेट्स डाल्टन ने एटम्स को लेकर के दिया था और लास्ट पास्टुलेट्स जो दिया था वो क्या दिया था? लास्ट पास्टुलेट्स था कि एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एटम को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। तो डाल्टन के इतने सारे पास्टुलेट्स थे जिसको डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में दिया, लेकिन एक चीज तो देखने को मिली कि डाल्टन के ये जो पास्टुलेट्स थे वो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड थे। कहीं ना कहीं इसमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की बात आ रही थी। जैसे एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, जिसमें मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड कहा जाता है। तो अगर एटम से बना हुआ है मैटर, तो ऐसी कंडीशन में एटम्स जो है वो ना तो नष्ट होंगे और ना ही उत्पन्न किए जाएंगे। यानी मैटर जो है वो ना तो नष्ट होता है और ना ही उसको बनाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं डाल्टन का ये जो पास्टुलेट था वो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन से रिलेटेड था। दूसरी चीज कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं। तो दिस इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट सेपरेशन। ये जो था वो लॉ ऑफ कांस्टेंट सेपरेशन से रिलेटेड था। तो कहीं ना कहीं डाल्टन को जो है ये चीज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से मिली थी। तो बहुत सारी चीजें इसमें जो डाल्टन ने बताई थी वो सही नहीं थी। क्या नहीं सही थी? कि एटम्स ऑफ सेम सब्सटेंसेस आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी दे पॉसेस सेम साइज, शेप, मास। अगर ऐसी बात है तो आइसोटोप्स कहां से आए? जबकि आइसोटोप्स वो एटम्स होते हैं जो एक ही एलिमेंट्स के होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, लेकिन एटॉमिक मासेस जो है वो कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो ये डिफरेंट एटॉमिक मासेस वाले एक ही एलिमेंट के एटम्स कैसे आए? जैसे क्लोरीन है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें कि क्लोरीन, तो क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। तो इसके बारे में डाल्टन्स के पास कोई जवाब नहीं था। जैसे हाइड्रोजन है, इसके तीन आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3, जिसको हम लोग हाइड्रोजन और ये इसको प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम और इसको ट्राइटियम कहते हैं। तो तीनों के एटॉमिक नंबर तो सेम थे, लेकिन एटॉमिक मासेस कैसे थे? डिफरेंट थे। एटॉमिक मासेस अगर डिफरेंट थे तो ऐसी कंडीशन में ये जो डाल्टन्स का पोस्टुलेट था वो सही नहीं था। दूसरी चीज कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन साइज, शेप, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिर आइसोबर्स की बात कहां से आई? आइसोबर्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। तो ऐसे में
जो दो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होंगे जिनके एटॉमिक मॉसेस सेम होते हैं, वो कैसे पॉसिबल हो रहे हैं जबकि उनको तो डिफरेंट होना चाहिए, वो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं। तो डाल्टन का ये पॉस्टुलेट जो था ये भी फेल हो गया। तो इस तरह से डाल्टन का जो एटॉमिक थियरी था इसकी एक लिमिटेशन थी। और क्या लिमिटेशंस थी डाल्टन की एटॉमिक थियरी? डाल्टन की एटॉमिक थियरी जो फेल हो गई उसकी लिमिटेशंस क्या थी? इस चीज को हम लोग जान लें कि कहां-कहां डाल्टन जो है वो एक्सप्लेनेशन देने में असमर्थ हो गए, वो उन चीजों के बारे में कुछ क्लियर कट नहीं बता पाए। तो ऐसी कौन-कौन सी चीजें थी, इन चीजों को हम लोग जानेंगे। लिमिटेशन of Dalton's atomic theory। डाल्टन्स की एटॉमिक थियरी के लिमिटेशंस कौन-कौन से थे? सबसे पहली चीज, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन how atoms of different element differ from each other। सबसे पहली चीज कि डाल्टन की एटॉमिक थियरी जो है वो इस बात को नहीं बता पाई कि जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के वो एक दूसरे से डिफर कैसे होते हैं। इट मींस कि इट डिड नॉट टेल एनीथिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इट मींस इट डिड नॉट टेल एनीथिंग about the structure of atom। सबसे पहला जो लिमिटेशन था वो यही था कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो है वो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं बता पा रही थी। दूसरी चीज, इट कुड नॉट एक्सप्लेन how and why क्या चीज? how and why atoms of different elements combine with each other। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ये नहीं बता पाई कि जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से कैसे कंबाइन होते हैं और क्यों कंबाइन होते हैं ताकि वो कंपाउंड्स बनाएं, टू फॉर्म कंपाउंड। ये चीज नहीं बता पाया कि कंपाउंड के फॉर्मेशन में जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं ये क्यों कंबाइन होते हैं और अगर कंबाइन होते हैं तो कैसे कॉम्बिनेशन इनका होता है। डाल्टन इसके बारे में नहीं बता पाया। तीसरी चीज, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ forces that bind together different atoms in a molecule। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो थी वो फेल हो गई इस बात को एक्सप्लेन करने में कि दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एटम्स को बांध करके एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए उनके बीच में कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, उन फोर्सेस का नेचर क्या होता है। और अगली चीज, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन
लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गैसियस वॉल्यूम। गैन-फोक्स का जो गैसियस लॉ था, इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए डाल्टन, और इन्होंने कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं बताया कि अल्टीमेट पार्टिकल जो एक एलिमेंट्स का है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें जो थी वो डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के लिमिटेशंस थी। डाल्टन इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब जो इसके बाद आया वो आता है मॉडर्न एटॉमिक लॉ। जो मॉडर्न एटॉमिक थियरी आती है, तो मॉडर्न एटॉमिक थियरी के अंदर क्या था कि डाल्टन की इस एटॉमिक थियरी में कुछ संशोधन कर दिया गया, और जो मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थियरी आई उसी को क्या कहा गया, मॉडर्न एटॉमिक थियरी। तो आइए देखते हैं क्या चीज थी मॉडर्न एटॉमिक थियरी, और मॉडर्न एटॉमिक थियरी के कौन से बेसिक पोस्टुलेट्स थे। तो मॉडर्न एटॉमिक थियरी, मॉडर्न एटॉमिक थियरी क्या थी, यानी आधुनिक जो परमाणु का सिद्धांत था वो क्या चीज था। तो सबसे पहला जो इसका पोस्टुलेट आता है कि एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड टू बी इंडिविजिबल। तो बाद में चल करके जब एक्सपेरिमेंट हुए तो एक्सपेरिमेंट के दौरान ये देखा गया कि एटम्स जो है वो इंडिविजिबल नहीं है। एटम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू इट्स थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स नोन एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो डाल्टन का जो सबसे पहला ये था कि एटम्स जो होगा वो अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर है व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, ये यही फेल हो गया था। तो अब क्या आया, नया मॉडर्न जो एटॉमिक थियरी आई, जो नई थियरी आई वो क्या बता रही है कि atoms is no longer indivisible। एटम्स जो है अब और ज्यादा इंडिविजिबल नहीं था। इट कैन बी डिवाइडेड, इट कैन बी डिवाइडेड into its three subatomic particles, subatomic particles called electron, proton and neutron। एटम जो है वो फर्दर इंडिविजिबल नहीं है, इसको इसके थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड किया जा सकता है। दूसरी चीज कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट may or may not be similar। एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होंगे ये सिमिलर हो भी सकते हैं या सिमिलर नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर आइसोटोप्स है तो सिमिलर नहीं होंगे, और अगर आइसोटोप्स नहीं है तो सिमिलर होंगे। तो जो चीज डाल्टन ने कही थी कि एक ही एलिमेंट के सभी एटम्स जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, ये चीज थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया कि ये एक जैसे हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। दूसरी चीज, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, atoms of different elements may or may not be different, may or may not be different। जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं ये डिफरेंट हो भी सकते हैं या डिफरेंट नहीं भी हो सकते हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। अगली चीज कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट which take part in chemical reaction, which can take part in
केमिकल रिएक्शन। एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं मैटर के, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। और अगली चीज द रेशियो इन विच एटम यूनिट्स unites may or may not be fixed। जो रेशियो होगा जिसमें एटम्स आपस में क्या होते हैं, कंबाइन हो सकते हैं, वो फिक्स हो भी सकती है और फिक्स नहीं हो सकती है, फिक्स हो भी सकती है और फिक्स नहीं भी हो सकती है। या तो फिर कैसे हो सकते हैं, मे बी इंटीग्रल हो सकते हैं, बट मे नॉट बी सिंपल, लेकिन सिंपल नहीं हो सकते। जो रेशियो है जिसमें एटम आपस में यूनाइट्स होता है वो मे और मे नॉट बी फिक्स हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, बल्कि इंटीग्रल हो सकता है, लेकिन कभी भी सिंपल नहीं हो सकता है। और अगली चीज कि एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कैन बी चेंज्ड into atoms of different element। एक एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनको दूसरे एटम्स के एलिमेंट्स में या दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स में परिवर्तित कर सकते हैं। और लास्ट थिंग जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का था वो क्या था कि mass of an atom can be changed into energy। किसी भी एटम के मॉस को एनर्जी में परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे? बाय यूजिंग आइंस्टीन इक्वेशन E इक्वल टू mc स्क्वायर। E इक्वल टू mc स्क्वायर का यूज करके हम किसी भी एटम के मॉस को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। So this equation is given by Einstein। This is known as Einstein's mass energy relation। इसको हम लोग आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन कहते हैं। तो ये था आपका मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, जिसको कैसे प्राप्त किया गया, डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी को कुछ मॉडिफाइड करके प्राप्त किया गया। तो अब हम लोग देखेंगे एक और लॉ जिसको हम लोग कहते हैं आवागाद्रो लॉ। आवागाद्रो लॉ की बात कहां से आई? जो गैल्फोक्स का लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम था, गैल्फोक्स के लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एक नई चीज आई जिसको बर्जीलियस ने दिया था और जिसको हम लोग बर्जीलियस का लॉ कहते हैं। तो क्या था बर्जीलियस का लॉ? और डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी और गैल्फोक्स के जो लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम था, इन दोनों के बीच का कोरिलेशन क्या चीज था, कैसे इनको कोरिलेट किया गया? तो देखो, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या बताती थी? डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी बताती है कि एटम जो डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं वो एक दूसरे से कंबाइन होते हैं एक सिंपल होल नंबर रेशियो में। जबकि गैल्फोक्स लॉ का क्या कहना था कि गैसेस कंबाइन विद ईच अदर इन ए सिंपल होल नंबर रेशियो बाय देयर वॉल्यूम। डाल्टन का क्या कहना था? डाल्टन कह रहे थे कि जो एटम्स होंगे वो कंबाइन होते हैं किसमें? वो एक दूसरे से कंबाइन होते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो में। जबकि गैल्फोक्स का कहना था कि जो गैसें होती हैं वो कंबाइन होती है एक सिंपल होल नंबर रेशियो में बाय देयर वॉल्यूम, अपने वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा भी था गैल्फोक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम में। इन दोनों चीजों को कोरिलेट किया किसने? बर्जीलियस ने।
बर्जीलियस ने डाल्टन और गैलिफॉक्स का जो लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम था और दोनों को आपस में क्या किया, कोरिलेट किया, और बर्जीलियस ने बताया क्या, बर्जीलियस स्टेटमेंट, बर्जीलियस का क्या स्टेटमेंट था, बर्जीलियस का क्या कहना था, बर्जीलियस का क्या कहना था। देखो बर्जीलियस का पूरा नाम सर जेजे बर्जीलियस कोरिलेट्स the Dalton's law and Galois law of gaseous volume, दोनों को कोरिलेट किया। क्या बताया, इट स्टेट्स दैट, क्या इन्होंने बताया, बर्जीलियस ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर condition of temperature and pressure, similar condition of temperature and pressure contains equal number of atoms, इक्वल नंबर ऑफ एटम। बर्जीलियस का क्या कहना था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी अगर टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स रखा जाए, उसमें कोई परिवर्तन ना की जाए, तो सभी प्रकार की गैसों के इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स पाए जाते हैं। ऐसा किसका कहना था, ऐसा सर जेजे बर्जीलियस का कहना था। मतलब जो हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ा था गैलिफॉक्स में कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बनता क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनती है, ये गैस में बनेगी। हाइड्रोजन भी क्या है, गैस है, क्लोरीन भी क्या है, गैस है। अकॉर्डिंग टू गैलिफॉक्स के अनुसार क्या था कि one volume of hydrogen combined with one volume of chlorine and form two volume of hydrochloric acid gas। लेकिन बर्जीलियस के according to बर्जीलियस के अकॉर्डिंग क्या हुआ, बर्जीलियस के अकॉर्डिंग कि n एटम ऑफ हाइड्रोजन के n एटम और n atom of chlorine will combine to form 2n atom of hydrochloric acid gas। तो अगर n एटम हाइड्रोजन गैस के n एटम क्लोरीन गैस के आपस में कंबाइन होते हैं तो 2n एटम बनता है किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस का। यानी अगर n की वैल्यू 1 ले लें तो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 atom of chlorine to form 2 compound atom, ये बना लेते हैं। लेकिन अगर इसका हम 1/2 एटम लेते हैं, इसका भी 1/2 एटम लेते हैं, तो ये कितना बनेगा, 1 कंपाउंड एटम बन जाता है। ऐसा बर्जीलियस का कहना था। तो जेजे बर्जीलियस ने इस चीज को तो बता दी, लेकिन इसमें भी बहुत सारी कमियां थी। सबसे पहली चीज तो यही कमी थी, क्या चीज, कि जो एक कंपाउंड एटम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, उसमें हाफ एटम जो है वो क्या है, हाइड्रोजन, हाफ
क्लोरीन है। तो ये पॉसिबल कैसे है? किसी भी एटम के पार्ट कैसे किए जा सकते हैं? क्या एटम को आधा किया जा सकता है? क्या आधा एटम हाइड्रोजन का लिया जा सकता है? क्या आधा एटम क्लोरीन का लिया जा सकता है? क्या आधा एटम हाइड्रोजन और क्लोरीन को जोड़ करके एक कंपाउंड एटम हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस का बनाया जा सकता है? तो किसी भी एटम को डिवाइड करके हाफ पार्ट में करना या 1/4 पार्ट में करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए बर्जीलियस का जो ये स्टेटमेंट था ये फेल हो गया। तो बर्जीलियस के इस स्टेटमेंट को सुधारा किसने? बर्जीलियस के इस स्टेटमेंट को इंप्रूव किया आवागाद्रो ने। आवागाद्रो ने क्या किया? आवागाद्रो एक इटालियन केमिस्ट थे और उन्होंने बर्जीलियस हाइपोथेसिस को मॉडिफाइड किया। कैसे मॉडिफाइड किया? उन्होंने एटम की जगह पे क्या कहा? उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिए जाएं। एक एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों उनको आधा किया जा सकता है। तो बर्जीलियस हाइपोथेसिस is modified by Avogadro. एमिडो आवागाद्रो जो कि एक इटालियन केमिस्ट थे, इन्होंने क्या बताया? आवागाद्रो ने बताया कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, that take part in a chemical reaction, is called atom. इसी को क्या कहते हैं? एटम। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट that take part in chemical reaction is called atom. It may or may not be independent, ये स्वतंत्र हो भी सकता है और स्वतंत्र नहीं भी हो सकता है। Existence may or may not be independent existence. So the smallest particle of a substance, that has independent existence is called molecule. इसी को molecule कहते हैं। A smallest particle of a substance that has independent existence, it is called molecule. तो इतनी चीजें क्लियर होने के बाद अब आवागाद्रो ने क्या कहा? आवागाद्रो ने कहा कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस under similar condition of temperature and pressure contains equal number of molecules.
दिस इज नोन एज अवोगाद्रो लॉ, कि सभी प्रकार की गैसों के इक्वल वॉल्यूम में सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। चाहे कोई भी गैस हो, चाहे जो भी गैस हो, अगर हम लोग देखें तो किसी भी गैस के 1 मोल गैस में 1 मोल गैस दैट इज इक्वल टू 22.4 लीटर, या इसी को आप लिख सकते हो 22,400 ml। कोई भी गैस हो तो 22.4 लीटर गैस या 22,400 ml गैस में हमेशा जो मॉलिक्यूल की संख्या होगी वो फिक्स होगी, और कितनी होगी? 6.022 into 10 to the power 23 molecule. This number is given by Avogadro, that is known as Avogadro number. ये नंबर जो है वो Avogadro ने दिया था, जिसको Avogadro नंबर कहते हैं और Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी गैस हो, अगर हम लोग अमोनिया की बात करें NH3, तो अमोनिया के 22.4 लीटर में कितने होंगे? 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया होंगे, मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। ऐसे ही अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह से कोई भी गैस हो उसके फिक्स वॉल्यूम यानी 22.4 लीटर में या 22,400 ml में जो पार्टिकल्स की संख्या होगी, जो उनके मॉलिक्यूल्स की संख्या होगी वो फिक्स होगी, और कितनी होगी? 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये था अवोगाद्रो का लॉ। तो अवोगाद्रो का लॉ यहीं पे जो है वो फिनिश हो जाता है। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसको प्रिपेयर करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे एटॉमिक मास की, मॉलिक्यूलर मास की, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए, तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना फिर बात